सर, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एससीओ समिट की। किस तरह से आप देख रहे हैं? उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी है और चाइना भी है। इसके अलावा कई कंट्रीज है, लेकिन ये तीन जो है आपस में आप जानते हैं कि किस किस्म के टर्म्स रहे हैं या किस तरह के हैं। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये समिट? ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास बिलखसूस जो मैं देख रहा था कि इस पे सबसे इम्पोर्टेंस वाली जो जिस पॉइंट की वजह से वहां पे इसकी इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ गई है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की, उसकी वजह ये है कि ये यूक्रेन की वॉर की वजह से, और उसमें पुतिन साहब का जाना, पुतिन साहब का प्रेसिडेंट शी से मिलना, और बिल्कुल कोविड के बाद कई मीटिंग्स ऐसी हुई हैं जो पहली दफा, पिछली दफा इसका जो है ऑनलाइन मीटिंग्स थी, और इस दफा जो है वो इन पर्सन हो रही है। इसमें जो मुझे मुझे जो सबसे ज्यादा जो अफसोस वाली बात ये है कि पाकिस्तान इसका एक्टिव मेंबर है, लेकिन और पाकिस्तान सख्त इस वक्त फ्लड से और अपने इश्यूज से गुजर रहा है, लेकिन उस फ्लड का इसमें कोई नामो निशान नहीं है, इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं है। ये पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा एक फेल्योर है। दूसरा, जिस तरीके से हमारी जो है रूलिंग एलीट जो है, जिस तरीके से उन्होंने शामिल किया, एक और काबिले नोट बात थी, हमारे शहबाज शरीफ का सूट जो मुझे लग रहा था दूसरे पुतिन से भी ज्यादा महंगा था। और आपने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया है कि जिस तरीके से हमारी रूलिंग एलीट जब जाती है, जिस तरह वॉइस रॉय जाते हैं, मुगल शहजादे जाते हैं, जिस तरह कॉन्फ्रेंस में या चीजों में, जिसपे हमारे कुरैशी साहब के ऊपर छतरियों वाले नौकर होते हैं बारिश और धूप से बचाने के लिए, सैलाब ज़दगान को जाएंगे मिलने के लिए और वहां भी छतरी सर पे होगी। इसी का एक नमूना इन्होंने पेश किया है कि जब पुतिन से मुलाकात हो रही थी तो हमारे जो मुगलिया बादशाह हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी कुर्सी के ऊपर आपने देखा होगा बैक सपोर्ट रखी हुई थी, और जिस तरीके से मेरा मकसद है कि वो बैठे, तशरीफ लाए, उन्होंने शेक हैंड किया, तो लग रहा था जिस तरह किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट ये है शहबाज शरीफ साहब, वो पुतिन नहीं है। लेकिन ये कि वहां पे गए हैं और इस पे जाके जो एजेंडा डिस्कस हुआ, और जो मैं इस पे एक और बात बताना चाहूंगा कि जो आगे तशवीशनाक आ रही है चीजें, कि अगले साल G20 की चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंटशिप जो है, वो भारत को मिलने वाली है। और 200 मीटिंग्स उन्होंने इंडिया के अंदर रखी हुई है इसकी G20 की पूरे शहर में। न्यू दिल्ली में इसकी अगली दफा G20 की मीटिंग होगी अगले साल 2022 में 23 में, और वो सितंबर 9 से सितंबर 9 और 10 को होगी। लेकिन उसमें ये है, अब देखें कि G20 जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, और जो भारत जो पाकिस्तान की पहले ही फॉरेन पॉलिसी के आपने जनाजे निकाले हैं कि वो आपने डोनाल्ड लू का लेटर बना के, और बल्कि मैं आपके देखने वालों को ये भी एक इत्तला देना चाहता हूं कि डोनाल्ड लू रिसेंटली भारत के दौरे पे थे, वो क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ भारत के दौरे पे थे, और फिर आप देख लें कि फिर आपका और सबसे बड़ी बात है कि आजकल फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के भारत के दौरे पे, और हमारे जो है मुगलिया बादशाह, उन्होंने तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मैं जहां जाता हूं, अब तो भाई हमारे वो कहते फोन भी नहीं उठाते, फोन डरते हैं लोग कि हम खैरात ना मांग लें उनसे। तो उसमें अफसोस ये है कि सैलाब का कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह यह कि दुनिया सैलाब से क्यों परेशान हो जब आप खुद ही परेशान नहीं है, जब आप ही अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में इतने बिजी हैं, और इस्लामाबाद को फतह करने के लिए आपकी सियासी पार्टियों की जंग जो है वो बिल्कुल जोर पकड़ती जा रही है। आज भी हमारे जो पिछले रंगीला शाह है, हमारे बादशाह जो पिछले जो गुजरे हैं, उन्होंने आज कौम से खिताब किया, और उन्होंने वही स्टोरी दोबारा, लोगों के कान पक चुके हैं कि जी वो हर आता है तो मैं 75 साल में सुनता रहा हूं कि जी हमने जब हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था। आज उसी का उन्होंने नमूना पेश किया, हालांकि दुनिया वो सुनने ही नहीं चाहती। दुनिया को आपने लीडरशिप देने से इनकार कर दिया है खान साहब। आपको और जाती उमरा के रिहायशी लोगों को, बिलावल हाउस के रिहायशी लोगों को चाहिए था सैलाब में बैठते जाके लोग जो खुले आसमान के नीचे,
मैं डेली बेसिस पे लोगों की जो है वो देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाया जाता है तस्वीरें खिंचाने के लिए, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने, बेयारो मददगार बैठे हैं। CNN बता चुका है, हर लोग बता चुके हैं कि वहां पे उनके बुरे हालात हैं 4 करोड़ लोगों के। लेकिन आपका पाकिस्तान का एक एरिया जो है आरजू, इस्लामाबाद से लाहौर तक, आपके सियासी लीडर भी यहीं से आते हैं, आपके जजेस भी यहां से होते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं से होती है, लूटने वाले भी यहीं के हैं। पाकिस्तान को मैं समझता हूं इस हालात में लाने वाले भी यही लोग हैं। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। वो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते इस बदबूदार माहौल को। सैलाब ज़दगान से उनको बू आती है। वो इतने वो जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद से लाहौर तक का, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो देखना भी नहीं चाहता कि सैलाब कहाँ आया है और ये गरीब लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं खुले आसमान के नीचे। सर उन्हीं के नाम पे तो पैसा ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पे तो सारी दुनिया से ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं। देखें नहीं आरज़ू, आपने हमेशा अपनी मुसीबतों को अपॉर्चुनिटी समझा है। 75 साल से आपने यही किया है। चाहे आप सैलाब ले लें 2010 का, चाहे जलजला ले लें कश्मीर का, चाहे आप उस पर कोविड ले लें, आपने हर मुसीबत को अपॉर्चुनिटी बनाया है और खूब खुल के डॉलर बनाए हैं और जायदादें बनाई हैं दुबई में और लंदन में। आपकी मिसालें जो हैं वो दुनिया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब दुनिया को पता चल चुका है। अब यूएसएड वाले भी आपसे डरते हैं, वो कहते हैं यार किस मुंह से। और आरजू देखें आप, मैं जरा गौर से देखें आज क्या हो रहा है। आपके लोग पाकिस्तानी बड़े बड़े शहरों से जिनको ये कहते हैं मुखैयर हजरात, जिनको शर्म भी नहीं आती, ये जो रूलिंग एलीट अपील करती है रोजाना के मुखैयर हजरात बाहर निकल कर मदद करें, और ये खुद मुखैयर नहीं है, ये सारे बिलियनर हैं। बिलियंस के हिसाब से इन्होंने लूटा पाकिस्तान को, एक पैसा भी नहीं देते ऐसे लोग हैं। और जो लोग दुकानदार या जो बेचारे लोग ट्रक लेके जाते हैं, तो मुसीबत जदगान से 2 मील 5 मील पहले ही जराइम पेशा लोग बैठे होते हैं, उन ट्रकों को लूट लिया जाता है और वही अशिया दुकानों पे लाके बेचते हैं। तो ये एक अलमिया है क्योंकि आपने ना इस्लाम को समझने की कोशिश की, ना अपने कल्चर को समझा, ना इंसानियत की शर्म है आपको। तो बस इस पे ये है कि अब वो 4 करोड़ लोग खुले आसमानों के नीचे सिसक रहे, बिलक रहे हैं, और आपके अल्ले तल्ले खत्म नहीं हो रहे। आप अभी तक, मेरा मकसद है इस्लामाबाद पे हमले के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल होती जा रही है। एक हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं शुरू से कहता था उसके एक हाथ में माचिस है, एक हाथ में पेट्रोल है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अदालतें भी उसके आगे लेट जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी लेट जाती है, हर चीज उससे डर रही है। अब वो कहते हैं आपकी मुसीबतों का पहाड़ बड़ी जल्दी शुरू होने वाले हैं। अब वो बिल्कुल सही फरमाते हैं, मैं एग्री करूंगा उनके इस नैरेटिव से कि मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूं। उसकी वजह ये है, हुकूमत में आए तो तब भी खतरनाक, ना भी आए तो तब भी खतरनाक। अब आप ऐसी डेड एंड गली में, एक बंद गली में फंस चुका है पाकिस्तान, जिसमें मुझे बचने की उम्मीद नहीं उसकी नजर आ रही। इकॉनमी भी आज तक इस बंदे ने, किसी इंसान ने, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और ये जो हमारे बाबा जी हैं खतरनाक, इन्होंने भी आज तक किसी ने आरजू ये नहीं बताया कि पाकिस्तान का हकीकी मसला क्या है, इसकी इकॉनमी है, ये किस तरीके से इकॉनमी को इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ 5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक नाम उन्होंने रट लिया है और वो बताए जा रहे हैं, और ये भी नहीं उनको पता कि वो 5 लाख पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में क्या करेंगे, कहां पैसा लगाएंगे, वो क्या करेंगे, वो बताएं भी तो सही ना। कोई इंडस्ट्री आपने टारगेट की हो, रोड मैप दें कोई, बिल्कुल। यहाँ फ्लोर मिलर लगाएंगे जी, ये 5 लाख पाकिस्तानी आके यहाँ पे इंटरनेट के हब्स बनाएंगे, यहाँ फलां चीज हम बैटरियां मैन्युफैक्चर करेंगे, हम यहाँ पे सोलर पैनल बनाएंगे। कोई बताए ना लोगों को 5 लाख पाकिस्तानी क्या करें, आगे झक मारेंगे। आपने आज तक देखा हमारे पाकिस्तानी, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें एयरपोर्ट से लूटना शुरू किया जाता है, हमारी जायदादों पे कब्जे होते हैं, हमारे कचहरियों में हमारे रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जजेस हमें लूटते हैं चीजें, हमें वहां हर एक बंदा लूटता है हमें। हम ओवरसीज पाकिस्तानी को, हर पाकिस्तानी डॉलरों की नजर से देखता है कि उनको लूटना किस तरह। ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं रैंसम के लिए, और फिर उसको, मेरे पास आप कहते हैं कि 5 लाख पाकिस्तान क्या करने आएंगे, भी बता तो दो ना यार, कौन सा सीक्रेट है।
जो 4 साल तुमने नहीं बताया, 4 साल इन ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पैसे से शौकत खानम हॉस्पिटल बना है, जिन पे फॉरेन फंडिंग पे आप अभी तक ऐशें कर रहे हो, मौजें कर रहे हो, उनको ये भी तो बता दो 5 लाख पाकिस्तानी को क्या दोगे भाई, किस फील्ड में लगाओगे? मैं खुद इंटरेस्टेड हूं सुनने के लिए।